हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद नमान। आज हम बात करने वाले हैं द चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का बदलता नजरनामा, यानी एजुकेशन पहले किस तरह हुआ करती थी और क्या तब्दीली आई, और अब एजुकेशन किस तरह से हासिल की जाती है। सबसे पहले हम एजुकेशन का बैकग्राउंड देख लेते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। एजुकेशन के बैकग्राउंड के बारे में अगर हम बात करें और इस्लामिक पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने पैदा किया, तो सबसे पहले अल्लाह ने तमाम दुनिया में जो जो चीज़ें मौजूद थी, उन तमाम चीज़ों का इल्म अता किया। यानी उस वक्त जितनी चीज़ें मौजूद थी, ज़मीन, आसमान, चाँद, सितारे, सूरज, उन तमाम चीज़ों के नाम अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखलाए। इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर जब पहली वही नाजिल हुई, तो उसके अंदर भी इक़रा का लफ्ज़ कहा गया कि पढ़िए, और पढ़ने का जो काम होता है वो एजुकेशन के ज़रिए ही होता है। अगर हम सिर्फ इस्लाम की बात ना करें, दूसरे भी मज़ाहिब की बात करें, तो एजुकेशन का, तालीम का एक निहायत अहम रोल तमाम मज़ाहिब में रहा है। और एजुकेशन इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल है। जिस तरह इंसान के लिए खाना ज़रूरी है, इंसान के लिए सांस लेना ज़रूरी है, इसी तरह इंसान के लिए अपने आप को तालीम याफ्ता करना, अपने आप को इल्म से मुज़य्यन करना, अपने आप को अपग्रेड करना, ये भी ज़रूरी है। और एजुकेशन इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर हम अपनी बात किसी को बतलाना चाहते हैं, हम अपनी सोच किसी को समझाना चाहते हैं, हम अपने आइडियाज़ किसी को बताना चाहते हैं, तो जब तक हम बयान करने का सलीका नहीं जानेंगे, जब तक हम अपने आइडियाज़ को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकेंगे। हम जो करना चाहते हैं, हम अपनी उस फिक्र को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकेंगे। इसी तरह हर मजहब में एजुकेशन का एक निहायत ही अहम रोल रहा है, वो चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे सिखिज्म हो, चाहे जैनिज्म हो या इस्लाम हो। एजुकेशन अलग अलग ज़मानों में अलग अलग तरीके रहे हैं तालीम हासिल करने के। अगर हम बात करें पुराने ज़मानों में, तो लोग तालीम हासिल करने के लिए सफ़र किया करते थे, खतूत लिखा करते थे आपस में एक दूसरे को। और इसी तरह जो बादशाह हुआ करते थे, वो दूर दराज के मुल्कों से जो उस वक्त के डिग्निटरीज हुआ करते थे, उस वक्त के उलमा हुआ करते थे, उस वक्त के जानकार हुआ करते थे, उस वक्त के किसी भी इल्म, किसी भी तरह का इल्म हो, अगर उसमें माहिर हुआ करते थे, तो उन्हें अपने यहाँ बुलाया करते थे और अपने यहाँ उनको रखा करते थे ताकि उनसे सलाह मशवरा किया जा सके। उसके अलग अलग तरीक़ेकार हुआ करते थे। कभी तो खतूत के ज़रिए से एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ करता था, एजुकेशन का तबादला हुआ करता था। कभी तो किताबों के ज़रिए एजुकेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाई जाती थी, या फिर कई एक ऐसे वाक़यात भी मौजूद हैं कि जानवरों को सिखाकर तोते हुआ करते थे उस ज़माने में, उनको सिखाकर भी बहुत सी चीज़ें महफ़ूज़ कर ली जाती थी। कलम से लिख कर के बहुत सी चीज़ें महफ़ूज़ कर ली जाती थी। लिखने में भी बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें हुआ करती थी, कागज़ पे लिखा करते थे, चमड़े पर लिखा करते थे। ग़र्ज़ ये है कि एजुकेशन के तरीक़ेकार अलग हुआ करते थे, और एजुकेशन के हसूल के लिए, तालीम के हसूल के लिए लोग दूर-दराज़ का सफ़र किया करते थे। हम किताबों में पढ़ेंगे तो हमें मालूम होगा कि अरब से चीन तक के लोग सफ़र किया करते थे एजुकेशन के लिए। और उस ज़माने में बगदाद हुआ, और इसी तरह शाम के जो इलाक़े हैं, जहाँ पर मुस्लिम हुक्मरानों की हुकूमत हुआ करती थी, वहाँ पर बड़े-बड़े कुतुबखाने हुआ करते थे, और भी बहुत सी चीज़ें थी जो एजुकेशन के फ़ील्ड में उस वक़्त की गई। और ख़ुसूसन जैसे मैंने बताया कि उस ज़माने के जो हुक्मरान हुआ करते थे, आपको आपने पढ़ा भी होगा कि बादशाह के दरबारों में अलग-अलग इल्म के अलग-अलग माहिरीन के लिए अलग-अलग जगह हुआ करती थी। जो जितना ज़्यादा माहिर होता था, वो बादशाह से इतना करीब बैठा करता था। तो हर वक़्त में, हर दौर में, हर मज़हब में एजुकेशन को निहायत ही अहमियत दी गई है। एजुकेशन को हर मज़हब के नज़दीक निहायत ही अहम और मुअज़्ज़ज़ पेशा माना गया है। अब हम बात करते हैं कि आज के ज़माने में एजुकेशन का के हसूल करने का क्या तरीक़ा है,
किस तरह से एजुकेशन के का सिस्टम चेंज हो गया है। हम अगर बात करें आज से 10 साल या 20 साल पहले की, तो स्कूल्स हुआ करते थे जिसके अंदर फिजिकल क्लासेस हुआ करती थी, टीचर पढ़ाते थे और बच्चे पढ़ते थे। अगर कोई बच्चा समझ नहीं पा रहा है तो उसको फिर सजा दी जाती थी। इस तरह के तरीके हुआ करते थे क्लासरूम की शक्ल में एजुकेशन के लिए। लेकिन हमने देखा कि पेंडेमिक आया, पेंडेमिक में सब स्कूल्स बंद हो गए, सब कॉलेजेस बंद हो गए, सब यूनिवर्सिटीज बंद हो गए। तो एजुकेशन सिस्टम में एक बड़ी तब्दीलियाँ आई। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बड़े-बड़े इदारे हैं, जो बड़ी-बड़ी कॉलेजेस हैं, उन्होंने अपनी एजुकेशन के सिस्टम को चेंज किया और अपने यहाँ ऑनलाइन तालीम का निज़ाम कायम किया। ऑनलाइन तालीम एक निहायत ही बेहतरीन मुतबादिल था, लेकिन फ़िज़िकल क्लासेस के कायम मकाम वो नहीं ले सकता। ये हम भी जानते हैं कि फ़िज़िकल क्लासेस में जो बच्चे का कंसंट्रेशन होता है, जो उस्ताद की मेहनत होती है, जो क्लास का माहौल होता है और जो अ, आपस में ज़िक्र मुज़ाकरा आपस में समझ कर बच्चा जो समझ लेता है, बात करके जो समझ लेता है, वो ऑनलाइन एजुकेशन के ज़रिए मुमकिन नहीं है। और एक मज़ीद तब्दीली एजुकेशन सिस्टम में ये आई कि ऑनलाइन तालीम के साथ-साथ तालीम का जो निज़ाम है, वो दिन-ब-दिन बदलने लगा। यानी फिज़िकल क्लासरूम का तो एक ही तरीक़ेकार हुआ करता था कि आप जाएँ, उस्ताद पढ़ाएँगे और आपको पढ़ना है। लेकिन जब ऑनलाइन तालीम का निज़ाम शुरू हुआ, तो इसमें नए-नए तरीक़ेकार आने लगे। कुछ लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल्स बना लिए, कुछ लोगों ने अपने ऐप्स बनाए, जिन पर वो अपनी तालीम दिया करते थे। कुछ लोगों ने पीडीएफ की शक्ल में अपने लेक्चर्स और अपनी नोट्स को महफ़ूज़ किया और अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ ने अपने कोर्सेज़ जारी किए। बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिन्होंने अपने कोर्सेज़ जारी किए और वो फ्री में अपने यहाँ कोर्सेज़ करवाते हैं। तो एजुकेशन का में जो ये बड़ी तब्दीली आई है, ये दिन-ब-दिन रू-ब-तरक्की है। सिर्फ़ तब्दीली नहीं आई, बल्कि ये दिन-ब-दिन अपग्रेड होती जा रही है। अब मसला ये है कि इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर टीचर्स जो हमारे रहबर हुआ करते हैं, जिनसे हम पढ़ते हैं, उन्हें क्या मसाइल दरपेश हैं? बिल्कुल ये जो एजुकेशन सिस्टम जो नया अभी आया है, ये तलबा के लिए तो बहुत मुफ़ीद है। तलबा तो इससे भरपूर इस्तेफ़ादा करते हैं। लेकिन टीचर्स को क्या उसके अंदर डिफ़िकल्टीज़ पेश आती हैं? टीचर्स को क्या उसके अंदर दिक्कतें पेश आती हैं? सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ये एक नई चीज़ है। जो टीचर्स जिनकी उम्र 40 साल, 50 साल हो गई है, उन्हें क्लासरूम में पढ़ाने की आदत है, तलबा के सामने हाज़िर रहने कर पढ़ाने की आदत है और फिज़िकल क्लासरूम की आदत है। उनके सामने जब ये मुतबादिल पेश किया गया ऑनलाइन क्लासेस का, तो उनके लिए एक निहायत ही नई चीज़ थी। अब ज़ाहिर-सी बात है कि जब कोई चीज़ नई होगी, तो उसकी मालूमात भी नहीं होगी। मालूमात नहीं होगी तो उसके बारे में तजर्बा भी नहीं होगा। जब तजर्बा नहीं होगा तो उसका इस्तेमाल भी नहीं मालूम होगा। तो ये तमाम डिफ़िकल्टीज़ थी कि सबसे पहले तो उन्हें जो फ़िज़िकल क्लासरूम के टीचर्स थे, उनको ऑनलाइन क्लासेस का इल्म नहीं था। ऑनलाइन क्लासेस कैसे कंडक्ट होती हैं, उसका क्या मेथड होता है, उसमें किस तरह से बच्चों को एंगेज रखा जाता है। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो टीचर्स को उसके अंदर पेश आई। उसमें सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी यही थी कि उनके पास इस फ़ील्ड में तालीम देने का तजर्बा नहीं था। अगरचे उनके पास तालीम थी, अगरचे उनके पास इल्म था, अगरचे उनके पास तालीम देने का तरीक़ा था, लेकिन जो ये चेंज आया पैंडेमिक के बाद कह लें या हालात ऐसे बदले और ये चेंज आया, तो इस तरीक़ेकार से तालीम को किस तरह मौसर बनाया जाए, इसका उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था। साथ-साथ में जब एक फ़िज़िकल क्लासरूम होती है, तो उसके अंदर एक डिसिप्लिन होती है, क्लास का एक माहौल होता है, टीचर का एक खौफ होता है, जिसकी वजह से तलबा निहायत ही मुतवाज़िन रहते हैं, वो निहायत ही गौर व फ़िक्र से लेक्चर को सुनते हैं और उन्हें ये ख़तरा भी होता है कि अगर हम कोई हरकत करते हुए पकड़े गए, तो हमें सज़ा मिलेगी। लेकिन जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुईं, तो ये तमाम चीज़ें जो फ़िज़िकल क्लास में हुआ करती थी, वो तमाम चीज़ें इसमें मफ़क़ूद हो गई। जो टीचर का खौफ होता है, वो खौफ ख़त्म हो गया, क्लास का जो माहौल होता है, वो माहौल ख़त्म हो गया और सज़ा दिए जाने का जो खौफ होता है, वो खौफ ख़त्म हो गया और आई टू आई कनेक्शन जो होता है कि टीचर कहे और तालिब इल्म सुने और उनकी नज़र से नज़र मिली रहे, वो आई टू आई कनेक्शन जो होता है, जो टीचिंग की उसके अंदर निहायत अहमियत का हामिल होता है, वो आई टू आई कनेक्शन ख़त्म हो गया।
तो ये तमाम वजूहत हुई जिनकी वजह से डिसिप्लिन कायम नहीं हो सकी, कंसंट्रेशन कायम नहीं हो सका। ये तमाम वजूहत है जिनकी वजह से ऑनलाइन क्लासेस में टीचर्स को दिक्कत पेश आती है। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस को हम इन तलबा के लिए और टीचर्स के लिए बेहतर बना सकते हैं। इसमें क्या हम तब्दीली कर सकते हैं, क्या इसमें इजाफा कर सकते हैं, क्या इसमें रद्द-ओ-बदल कर सकते हैं कि ये निज़ाम जो ऑनलाइन क्लासेस का निज़ाम है, ये तलबा के लिए मुफीद बन सके। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो हमें करने की ज़रूरत है, वो असातिज़ा को मॉडर्न एजुकेशन स्किल्स सिखाने की ज़रूरत है। हम ये बात मानते हैं कि असातिज़ा को पढ़ाना आता है, लेकिन उन्हें आदत है फ़िज़िकल क्लासरूम की, कि फ़िज़िकल क्लासरूम में पढ़ाने की क्या स्किल्स होती है, कि किस तरह वो तलबा को आई टू आई कनेक्शन के ज़रिए, अपने समझाने के तरीके के ज़रिए या दीगर वजूहात के ज़रिए वो तलबा को अपने से कनेक्ट रख सकें। और जितना कनेक्शन मज़बूत होगा, इतना ही इफ़हाम व तफ़हीम आसानी से हो सकेगी। तो वो फिजिकल क्लासरूम की सारी स्किल्स होती हैं, लेकिन मॉडर्न एजुकेशन जो ऑनलाइन होती है या मीटिंग्स पर होती है या ऑन द कैमरा होती है, उसकी स्किल्स कुछ अलग होती हैं। तो सबसे पहले तो असातिज़ा को इन तमाम स्किल्स को सिखानी होगी, जिन स्किल्स के ज़रिए वो अपनी एजुकेशन के मेथड को चेंज कर सकें। इसी तरह मेथड जो पढ़ाने का होता है, वो भी चेंज करना होगा कि जब हम फिजिकल क्लासरूम की बात करते हैं तो उसके साथ हमें ज़हन में आता है कि वहाँ पर एक बोर्ड है, बोर्ड पर उस्ताद लिख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं और वो देखकर अपनी नोट्स में उसे लिख रहे हैं। लेकिन जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ़ एक स्क्रीन होती है और उस्ताद होता है। उसके अंदर ना तो कोई बोर्ड होगा, ना कोई उसके अंदर चॉक होगी, ना उसके अंदर कोई डस्टर होगा। वो तमाम चीज़ें जिसके टीचर्स आदी होते हैं, उनमें से कोई चीज़ ऑनलाइन क्लास में नहीं होती। तो हमें टीचर्स को मेथड को बदलने पर भी तवज्जो देनी चाहिए कि मेथड चेंज करें। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ चॉक से ही आप बच्चों को लिख स कर बताएँ। आप अपनी कंप्यूटर का, अपने लैपटॉप का या आप जिस डिवाइस से आप पढ़ा रहे हैं, आप उसका नोटपैड इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्क्रीन शेयर करके अपनी कोई भी चीज़ दिखा सकते हैं या आप एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है और इसी तरह पावर पॉइंट में निहायत सी अहम चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल के ज़रिए से आप तलबा को क्लासरूम की में पाए जाने वाले ब्लैक बोर्ड या चॉक और डस्टर का मुतबादिल पेश कर सकते हैं। इसके साथ हमें टीचर्स को कंप्यूटर की जो नॉलेज है, उससे भी आरास्ता करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज के दौर में एजुकेशन का निहायत ही बुनियादी जो आप ये कह सकते हैं कि सोर्स है या रिसोर्स है या आला है, वो कंप्यूटर या मोबाइल है। अगर उस्ताद को बेसिक नॉलेज ही नहीं होगी कि कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करना है या मोबाइल को कैसे चलाना है, तो उसको ज़ाहिर-सी बात है, यकीनी तौर पर उसको ऑनलाइन क्लासेस लेने में दिक्कत पेश आएगी। तो ऑनलाइन क्लासेस में इफ़ादे और इस्तिफ़ादे के लिए ये भी ज़रूरी है कि टीचर्स को ऑनलाइन क्लासेस में किस तरह से कंप्यूटर का यूज़ करना है, उसके क्या बेसिक फीचर्स होते हैं, उसको भी असातिज़ा को इस्तेमाल करना आना चाहिए। इसके साथ-साथ एक और चीज़ जो वो अपनी स्किल्स के अंदर ऐड कर सकते हैं, वो अलग-अलग तरह के एनिमेशंस हो, अलग-अलग तरह के जीआईएफ हो, जी अलग-अलग तरह के ट्रांज़िशन हो, अ, उन चीज़ों के ज़रिए से भी वो किसी भी चीज़ को समझाने के लिए वो उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर उन्हें किसी ग्लोब को दिखाना है, तो फिज़िकल क्लासरूम का तरीका तो ये है कि वो ब्लैक बोर्ड पर या जो भी चीज़ उनके पास मौजूद हो, उस पर वो एक गोल दायरा बनाएँ और वो ग्लोब की शक्ल उसको दें। लेकिन जब वो ऑनलाइन क्लास लेंगे, तो वो मुमकिन ही नहीं कि वो किस तरह से हमें ग्लोब बनाकर दिखाए। तो उसके लिए इंटरनेट पर बहुत सारी ग्लोब की शक्लें मौजूद हों, उन्हें पहले से तैयार कर लें और तलबा को स्क्रीन शेयर करके या एनिमेशंस के ज़रिए या ट्रांज़िशन के ज़रिए या जीआईएफ के ज़रिए या किसी भी तरीके से वो समझा सकते हैं। इसी तरह कोई भी और भी चीज़ हो, तो उसे भी वो एनिमेशंस के ज़रिए समझा सकते हैं। आखिरी बात उसके अंदर आप ये भी कर सकते हैं कि क्लासरूम जब फिजिकल होती है तो उसके अंदर एक्टिविटीज करना बहुत आसान होता है क्योंकि सब मौजूद होते हैं और हमें दिख रहा होता है कि कौन ध्यान दे रहा है कौन ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन जब क्लास ऑनलाइन होती है या बिहाइंड द कैमरा होती है या ऑन द डिवाइस होती है, तो एक्टिव बच्चे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, इस बात की यकीन दहानी के लिए ज़रूरी है कि आप
اپنی کلاس کے درمیان، اپنے لیکچر کے درمیان کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرتے رہیں، جس سے طلبہ ایکٹیو رہیں، کنیکٹ رہیں اور ایک ایکٹیو کلاس روم کا ماحول بنا رہیں۔ یہ کچھ باتیں ہیں جو ہم اساتذہ کو آن لائن ایجوکیشن اور ایجوکیشن سسٹم میں جو ایک بڑا بدلاؤ آیا ہے اس سے نمٹنے کے لیے، اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ان باتوں کا خیال رکھا جائے تو ضرور انہیں بھی فائدہ ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ فار پیئنگ ہیڈ ٹو مائی ورڈس۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔